हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। हमारा मैनेजमेंट का सिलेबस चल रहा है कोड 17 का यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखा जाएगा जिसमें आपके डाउट्स को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी। इट्स अवर क्लास 7th। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बहुत सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए। आज हमारा ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट चल रहा है, राइट? और हमारी यूनिट 2 भी शुरू हो गई है गाइज, उसकी 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। आज जो हमने करना है वो है ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल्स, एंड उन प्रिंसिपल्स के बेस पे हम थोड़ी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हमारी ऑर्गेनाइजिंग की लास्ट क्लास है। प्रिंसिपल्स, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यूनिटी मतलब वन, ऑब्जेक्टिव मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसकी तरफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ काम करेंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, देखो, ऑब्जेक्टिव्स आर फ्रेम्ड फॉर ईच लेवल एंड ईच फंक्शनल एरिया। ऑब्जेक्टिव्स हर लेवल, जो कि टॉप, मिडल, लो, हर के लिए बनते हैं और हर फंक्शनल एरिया के लिए बनती है। ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए और सबको अंडरस्टैंड आने चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है क्या, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे जो उस ऑब्जेक्टिव के अचीव करने के लिए हो, राइट? They should support each other at every level to attain objectives at higher level. वो सब कोऑपरेट करें उन एक्टिविटीज़ को ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। सो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी होनी चाहिए। इट मीन्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करना, ताकि हमारे आउटपुट मैक्सिमम आए और हमारे इनपुट मिनिमम हो, राइट? द रिसोर्सेज शुड बी स्प्रेड ओवर एक्टिविटीज इन वेरियस फंक्शनल एरियाज दैट कोलेक्टिवली रिजल्ट इन मैक्सिमम आउटपुट थ्रू देयर ऑप्टिमम यूज़। अगर हम उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी है, राइट? और हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। अवर थर्ड प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब ब्रेक डाउन कर देना लेबर के टास्क को। जैसे देखो, अभी एक लेबरर है, वो पूरा टास्क कर रहा है, या उस टास्क को डिवाइड करके हमने अलग अलग लेबरर्स को दे दिया उनके स्किल्स के हिसाब से। उन दोनों में डिफरेंस है ना, मतलब एक टास्क को जब हम सब टास्क में सब ब्रोकन कर देते हैं उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। दिस मेक्स ईच पर्सन टू कंसंट्रेट ऑन हिज पार्ट ऑफ जॉब एंड परफॉर्म एफिशिएंटली। इससे क्या होता है, जिस पार्ट में वो ज़्यादा स्पेशलाइज होता है, उसके स्किल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो उस पार्ट को कंप्लीट करता है और उसको बहुत एफिशिएंसी से कंप्लीट करता है। ठीक है, वर्क कैसे डिवाइड होता है उनके स्किल के हिसाब से। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन को एक बार देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, व्हेन वर्क इज अरेंज्ड सो दैट इंडिविजुअल वर्कर्स डू फ्यूअर टास्क देन बिफोर। जब वर्क को हम सब टास्क में डिवाइड करके अरेंज कर देते हैं उनके स्किल्स के हिसाब से, ताकि एक लेबरर को कम काम करना पड़े और वो कम काम ज़्यादा एफिशिएंसी से हो। एंड स्पेशलाइजेशन क्या है, when factors of production perform tasks that they can do relatively more efficiently than others। जो काम एक लेबरर दूसरे लेबरर से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में कर सकता है, ज़्यादा एफिशिएंसी से कर सकता है, उसके हिसाब से ही हम उसको क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं और उनको टास्क प्रोवाइड करते हैं। आवर फोर्थ प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे मस्ट गो हैंड टू हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब जैसे ही हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको उस टास्क करने की अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन टू बी ये टॉप लेवल से लो लेवल तक आती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड, मतलब ये लो लेवल से टॉप लेवल पे आती है, राइट? इसमें एक बार डिफरेंस देख लेते हैं हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अथॉरिटी का मीनिंग देखो, द पावर और राइट ऑफ अ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर टू अदर्स। अथॉरिटी मतलब एक पावर होती है जो टॉप लेवल के पास होती है ताकि वो दूसरों को ऑर्डर्स दे सके काम करने के लिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी और ऑर्डर। अभी देखो, जो टॉप मैनेजमेंट ने ऑर्डर दिया है, अभी उसको असाइन करने की, उसको परफॉर्म करने की ड्यूटी बनती है ना लोअर वालों की, तो वो ड्यूटी क्या कहलाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोर्स क्या है, इट एमर्ज फ्रॉम अ फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इट एमर्ज फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, राइट? फ्लो हमने पहले ही देख लिया, दैट अथॉरिटी टॉप टू बॉटम आती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप जाती है। पर्पस क्या है,
इट्स पर्पस इज़ टू मेक डिसीजन एंड गेट द डिसीजन एग्जीक्यूटिव। अथॉरिटी का पर्पस है कि डिसीजन लेना और उस डिसीजन को ऑर्डर के थ्रू पूरा करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या पर्पस है? इट्स पर्पस इज़ टू एग्जीक्यूट द ड्यूटीज़ असाइंड बाय द सुपीरियर। जो उनको सुपीरियर ने ड्यूटी ऑर्डर प्रोवाइड किया है उसको परफॉर्म करना, वो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority without responsibility will result in misuse of authority and responsibility without authority will result in poor performance। देखो ये चार्ट के थ्रू बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इक्वल है तब दोनों बैलेंस्ड है। बट अगर हम अथॉरिटी कम दें और उस लेबरर को, उस लेवल को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दें, ठीक है, अथॉरिटी कम दे तो उसका मिसयूज़ हो सकता है, राइट मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है बट उसके पास वो काम करने की अथॉरिटी नहीं है, तो वो टास्क पुअर परफॉर्मेंस होएगी उसमें। एंड थर्ड वाले में देखो जब कंट्रोलिंग करनी चाहिए हमें, उसमें क्या है कि अथॉरिटी तो ज़्यादा है उसके पास, मतलब उसके पास पावर ज़्यादा है बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है, राइट। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है जो हमारी फर्स्ट वाली है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी गो हैंड इन हैंड एंड इट इज़ अ बैलेंस्ड सिचुएशन। नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल इज डेलीगेशन। डेलीगेशन होता है जब हम किसी चीज़ को डेलीगेट कर देते हैं, आगे दे देते हैं। लाइक देखो इसमें लिखा हुआ है द टोटल वर्कलोड इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, द पार्ट असाइंड टू सबऑर्डिनेट्स एंड अथॉरिटी इज गिवन टू एफिशिएंट कैरी आउट दैट टास्क। अभी देखो हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और गोल्स को गेन कर लिए हम एक्टिविटीज़ को सब डिवाइड करते हैं दैट वर्कर्स ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। अभी उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनको अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सके। इसीलिए जब हम उनको वो अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं उसको बोलते हैं डेलीगेशन। टॉप मैनेजर्स डेलीगेट पार्ट ऑफ देयर ड्यूटीज़ टू लोअर लेवल एंड कंसंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स। वो टॉप मैनेजर्स हैं अपनी कुछ ड्यूटीज़ को सब ड्यूटीज़ में डिवाइड करके लोअर वालों को डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी के फॉर्म में, एंड खुद वो जो मेन मैटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उन पे कंसंट्रेट करते हैं। सिक्स्थ वन इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब देखो क्या है, स्केलर चेन एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जो टॉप टू लोअर लेवल्स तक होती है, जिसमें कम्युनिकेशन करने की हायरार्की दिखाई होती है, राइट। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस चेन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखो हर प्रिंसिपल में आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ रहा है, एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी परफॉर्म हो पाए, राइट। दिस प्रमोट्स कम्युनिकेशन। अभी हमने देखा कि स्केलर चेन किसके लिए होता है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं उसका हायरार्की बताती है। एवरी पर्सन इन दिस चेन इज नोन एज हिज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। जो चेन में लोअर पे होगा वो सबऑर्डिनेट होगा, जो उसके अप पे होगा वो उसका ही सुपीरियर होगा, मतलब सुपीरियर के भी सुपीरियर्स, ऐसे हायरार्की बनी हुई होती है स्केलर चेन में। देखो स्केलर चेन की एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ, जैसे ए ने बी से टॉक करनी है, देन बी सी से, सी डी से। अगर लोअर लेवल से होगा तो डी पहले सी तक जाएगा, फिर सी बी देन ए, ऐसी राइट हैंड साइड पे, राइट। तो इस तरह से कम्युनिकेशन लेवल चलता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है गाइज, देखो इस स्केलर चेन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि डी सी से टॉक कर सकता है, राइट, कम्युनिकेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग। बट इफ़ डी वॉन्ट्स टू टॉक टू जी, जो कि दूसरे लेवल, सेम लेवल पे है बट दूसरे उस पे है, डिपार्टमेंट में है, तो उसके लिए उसको क्या यूज़ करना पड़ेगा, गैंग प्लैंक। देखो येलो लाइन से शो किया हुआ कि जब डी जी से बात करता है इट इज़ नोन एज गैंग प्लैंक। और ये कंसेप्ट किसने दिया था, फायोल ने। कम्युनिकेशन थ्रू स्केलर चेन में इन्वॉल्व डीले with two subordinates or employees at same level want to exchange information। जब सेम लेवल पे एम्प्लॉयज़ जैसे डी एंड जी सेम लेवल पे एंड सी एंड एफ सेम लेवल पे हैं, जब उन्होंने कम्युनिकेशन करनी है तो वो बहुत डिले हो जाता था इन्फॉर्मेशन सेंड करने में। क्यों, देखो हम प्रोसेस देखते हैं, जैसे डी ने जी से बात करनी है, अगर हम स्केलर चेन के हिसाब से देखें तो डी विल गो टू सी, सी टू बी, बी टू ए एंड देन ए गो टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत डिले है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती थी, कोई इमरजेंसी की ऐसी इन्फॉर्मेशन होती थी तो वो पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। सो इसीलिए फायोल ने इस कंसेप्ट को निकाला। उसने सुजेस्ट किया कि डी डायरेक्ट जी से बात कर सकता है, वो सेम लेवल पे है, और हम इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक।
इट अलाउज द कम्युनिकेशन एट सेम लेवल, ये सेम लेवल पे कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। इट इज़ यूजफुल टू मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी, जब भी कोई एमरजेंसी सिचुएशन, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसे डिसीजन लेना होता है तब ये यूज़ किया जाता है। आवर सेवंथ प्रिंसिपल इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब देखो क्या है, अभी एक सुबॉर्डिनेट है, उसके ऊपर सुपीरियर है, अभी एक सुपीरियर कितने बंदों को हैंडल कर सकता है उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब उसमें कितनी एफिशिएंसी है, वो कितने एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर हैंडल कर सकता है हायरार्की में, राइट। अगर वो कम को करेगा तो आपकी टॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर वो ज़्यादा सुबॉर्डिनेट्स को कर सकता है हैंडल, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकता है तो वो शॉर्ट होगी, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगी। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट अ मैनेजर कैन सुपरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये मैनेजर टू मैनेजर, सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर चेंज होती है, क्योंकि उसके नेचर ऑफ वर्क, सिस्टम ऑफ कंट्रोल, कैपेसिटी क्या है उसकी टास्क करने की, उसके स्किल्स कितने हैं, उस हिसाब से उसके नंबर होते हैं। बट इसकी जो मिनिमम है वो है 6, कि वो 6 वर्कर्स को बहुत एफिशिएंटली कर सकता है हैंडल, राइट। When managers supervise less number of workers, there will be more levels in the organization structure. देखो इसमें एग्जांपल दी हुई है टॉल एंड फ्लैट। फर्स्ट टॉल वाले में देखो, जैसे एक सुपरवाइजर वो सिर्फ 2 को ही कर रहा है सुपरवाइज, राइट, एंड नेक्स्ट वो 2 भी आगे 2 को कर रहे हैं, इसलिए ये क्या बन गया, बहुत टॉल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। बट फ्लैट में देखो एक सुपरवाइजर 3 को सुपरवाइज कर रहा है एंड देन वो 3 4 को सुपरवाइज कर रहे हैं, 4 वर्कर्स को, डिपार्टमेंट्स को, तो वो थोड़ा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो सुबॉर्डिनेट्स जिसमें फ्यू सुपीरियर्स, जिसमें फ्यू सुबॉर्डिनेट्स को हैंडल किया जाता है उसको टॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड जिसमें लार्ज को किया जाता है उसको फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अवर 8th प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब जो हम ऑर्डर्स देते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब, यूनिटी मतलब 1, कमांड मतलब ऑर्डर देना, मतलब सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए सुबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देने वाला। अगर ज़्यादा बॉसेस से ऑर्डर आएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा, राइट। पीपल शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम देयर इमीडिएट बॉस ओनली, दिस ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखो जो राइट अप्रोच है उसमें सिर्फ एक ही बॉस सबको ऑर्डर दे रहा है। अभी सेकंड रॉन्ग अप्रोच में देखो 2 बॉसेस ऑर्डर दे रहे हैं। अभी सुबॉर्डिनेट तो कंफ्यूज होएगा कि किसका ऑर्डर सुने, वो किसका ना सुने, अगर राइट वाला चूज करे, रॉन्ग वाला चूज करे, कौन सा डिसीजन ले, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड इनडिसिप्लिन क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। 9th principle is balance. There should be a balance between centralized and decentralized activities, right? There must be a balance between different principles of organization. जितने भी हम principles पढ़ रहे हैं इन सब में एक balance होना चाहिए, coordination होनी चाहिए। जैसे देखो सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड होता है जब सारी की सारी अथॉरिटी एक ही जगह पे सेंट्रलाइज की गई है, लाइक एक ही टॉप मैनेजर के पास सेंट्रलाइज है। एंड डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, जब वो मैनेजर उन एक्टिविटीज़ को सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है, और इनमें प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अवर 10th प्रिंसिपल इज फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ताकि जैसे आपके एनवायरनमेंट के फैक्टर्स चेंज होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सके, राइट। एंड 11th वन इज कंटिन्यूटी। अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए। हमारे मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है दैट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए काम कर सकें। Our 12th प्रिंसिपल इज एक्सेप्शन। कल हमने क्वेश्चन किया था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है जब मैनेजमेंट सिर्फ हायरार्की में सिर्फ ऊपर से मतलब इम्पोर्टेंट टास्क को करता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्शन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो एवरी मैटर शुड नॉट बी रिपोर्टेड टू टॉप मैनेजर्स। बहुत डेली वाले छोटे छोटे माइनर रूटीन मैटर्स को नहीं रिपोर्ट करना है टॉप मैनेजर्स को। टॉप मैनेजर्स को क्या रिपोर्ट करना है, सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, सिर्फ वो रिपोर्ट किए जाएंगे टॉप मैनेजर्स को, राइट। सो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब सिर्फ मेन जो इन्फॉर्मेशन है, मेन टास्क एक्टिविटीज़ है वो डिस्कस होंगी टॉप मैनेजर से, रूटीन मैटर्स नहीं डिस्कस होंगे। अब 13th प्रिंसिपल इज सिंप्लिसिटी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए ताकि वो सबको
समझ आ सके, हर पर्सन को अंडरस्टूड हो सके। अ सिंपल स्ट्रक्चर प्रमोट्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में, एम्प्लॉयज़ में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखे। 14th principle is departmentalization, very important point. It means dividing the activities into specialized groups, और उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट्स, where each department performs specialized organization task. देखो, हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में उनकी नेचर के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और हर ग्रुप के हेड को हम क्या नेम देते हैं? डिपार्टमेंट। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि सारी परचेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको हम एक डिपार्टमेंट में, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम नेम देंगे परचेज डिपार्टमेंट, राइट। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट एंड हेडेड बाय द डिपार्टमेंट मैनेजर, और उस डिपार्टमेंट का एक हेड होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंट मैनेजर। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, देन उसको बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर। डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, काफ़ी सारे बेसिस पे हो सकता है। जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे हो सकता है, कस्टमर्स के बेस पे हो सकता है, प्रोडक्ट के बेस पे हो सकता है, एम्प्लॉयज़ के बेस पे हो सकता है, और हमारी हायरार्की के लेवल्स के बेस पे भी हो सकता है। अवर 15th प्रिंसिपल इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, देखो मैंने अभी आपको बताया दैट व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब सारी की सारी अथॉरिटी सेंट्रलाइज, कोलेक्ट एक ही मैनेजर के पास, टॉप लेवल के पास सेंट्रलाइज की हुई होती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? उस अथॉरिटी को डिवाइड कर देना, लोअर लेवल पे डेलीगेट कर देना। इट इंक्रीजेज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स एंड इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इसमें जब हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल को डेलीगेट कर देते हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। अवर 16th प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत कंफ्यूज करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड है कि कमांड सिर्फ एक ही बॉस देगा, राइट। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? कि जो आपके डिपार्टमेंट मैनेजर का हेड है, मतलब पर डिपार्टमेंट, पर ग्रुप का हेड है, वो एक ही डायरेक्शन देगा, एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगा। देखो, एक बार पढ़ के देखते हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड इन वन यूनिट। ये हमने अभी देखा, उसको हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट, और उसके मैनेजर को क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट मैनेजर। ही डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटल मेंबर्स टुवर्ड्स अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। वो आपको एक ही डायरेक्शन की तरफ, एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाएगा, और उस ऑब्जेक्टिव को हम क्या नेम देते हैं? द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, हमारे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट 17th प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, और ये टीम वर्क के साथ हो सकता है ताकि हम एक ही गोल को अचीव कर सके, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। यहाँ हमारे प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं गाइज, इनके नोट्स बना लेना। प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे वाली क्लासेस में भी यूज़ होंगे, राइट। इनके आप अपने सेल्फ नोट्स बनाने शुरू करो, क्रक्स पॉइंट की टर्म पॉइंट्स लिखा करो, ठीक है। अब हम हमारे MCQs प्रैक्टिस करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 इज अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम। अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है? देखो, अथॉरिटी फ्लो करती है टॉप टू बॉटम। टॉप पे कौन होता है? सुपीरियर्स। बॉटम पे कौन होता है? सुबॉर्डिनेट। सो इसका आंसर है सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 2 इज नो वन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मोर देन वन बॉस। ऑर्गेनाइजेशन में किसी का भी एक से ज़्यादा बॉस नहीं होना चाहिए जो उसको कमांड प्रोवाइड करे। ये किस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या होता था कि जिस लेबर जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसको उस टास्क में लगाओ, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का। नो, ये डिवीजन ऑफ लेबर का नहीं है। सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या था कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए अथॉरिटी डेलीगेट की जाए। नहीं, ये अथॉरिटी डेलीगेशन कभी नहीं है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यस, इट इज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। को यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है कि एक ही बॉस कमांड देगा। एंड डी क्या था हमारा? प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या था गाइस? स्पैन ऑफ कंट्रोल में था कि एक सुपीरियर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 6 पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी रिवाइज किया। द नंबर ऑफ पर्सन्स विच कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड बाय अ सिंगल एग्जीक्यूटिव और हेड शुड बी लिमिटेड टू 6। कितने हो सकते हैं उसके? मिनिमम 6। मतलब वो एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से कितने को हैंडल कर सकता है? 6 को।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने 16 प्रिंसिपल्स देखे, इनमें से कौन सा नहीं था? प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन, एक्सेप्शन था कि टॉप मैनेजर्स को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताना है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, बैलेंस भी था, दैट डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज में बैलेंस बना के रखना है। प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लेक्सिटी, नो कम्प्लेक्सिटी नहीं था, बट प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी था, राइट। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन भी था, दैट ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना चाहिए, राइट। अवर लास्ट क्वेश्चन इज, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन, किस चीज़ में बैलेंस होना चाहिए? एक्टिविटीज़, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो तीनों में बैलेंस होना चाहिए। हमारी एक्टिविटीज़ में भी बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बैलेंस होना चाहिए, और जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। सो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। आज के लिए गाइज इतना ही। जो हम कल करेंगे वो है हमारे टॉपिक इंट्रोडक्शन टू स्टाफिंग। कल हम स्टाफिंग शुरू करने जा रहे हैं और उसके फीचर्स कंप्लीट कर देंगे, राइट। क्लास अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ थम्स अप एंड सब्सक्राइब, शेयर, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।